रमेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ स्टेट पे सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी पर पड़ी। पता नहीं कब से उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती साड़ी पहन रखी थी, ना माथे पे बिंदी और ना ही गले में मंगलसूत्र। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सरिता की नजर उस पर पड़ी। फिर पता नहीं रमेश के दिमाग में क्या आया, वह सीट से नीचे उतरा आया और सरिता के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चले जाएं। लड़का मान गया। तब रमेश सरिता के पास बैठ गया। बैठते ही रमेश बोला, सरिता कैसी हो? सरिता ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। और आप? रमेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार तैयार होने के कारण रिजर्वेशन सीट जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भाई के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर देर दोनों चुप रहे। फिर रमेश बोला कि एक बात पूछूं? सरिता ने आंखों से ही पूछा। क्या? रमेश से संकोच करते हुए पूछा। अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब रमेश ने दोबारा नहीं पूछा तो सरिता ने पूछा, आपने की शादी? रमेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया। रमेश बोला, खाओगी? सरिता ने ना में सिर हिला दिया। रमेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराए तो रमेश ने महसूस किया कि वह उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा तो सरिता चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पे खाऊंगी। रमेश बोला, क्या शर्त है? तो सरिता बोली, पैसे मैं दूंगी। रमेश तुम कुछ नहीं बोला। फिर सरिता ने 2 कुल्फी खरीद ली और एक कुल्फी रमेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए रमेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था। अगर तुम ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़ कर आई हो उसी के सहारे पड़ रही हो। रमेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास मुझे तलाक होने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। वह उदास होकर बोली, क्या फायदा? जब मैंने मना किया था करती थी तो आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पर पता चला तो रमेश के भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह पुरुष था जो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर सरिता को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ कुछ भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया? इस बार रमेश भवुकता वंश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उनसे कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था कि मैं तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सरिता ऑटो में बैठती ही हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर आपके उसके देखते देखते ऑटो आंखों में उजल हो गया। रमेश कानपुर के 2 दिन के लिए आया था, मगर सरिता का साथ पाने के लिए वह अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। सरिता 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर है? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सरिता बहुत खुश थी, बोली, माँ
अब बिल्कुल ठीक है। रमेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सरिता हंसते हुए बोली, मैं अभी ट्रेन के आने में आधा घंटा है, चलो जब तक कुल्फी खाते हैं। पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। और जब भी मुस्कुराती तो रमेश की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई थी और फिर ये नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। रमेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना न कर देगी। रमेश नोटिस कर रहा था कि सरिता बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सरिता के लट लटकी बालों में एक लड़ी घूम रही थी। उसे ऐसे देखकर रमेश ने दिल में एहसास सा उठता और ये औरत बोली, मैं जानती थी आप यही सब कहोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के लिए खत्म हो गए हैं। मेरा हम सफर लौट आया, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई मैं अकेले चलते चलते, बहुत हुए। वह अजीब सी मुद्रा के मुस्कुराने लगी। रमेश बोला, मैं जानता हूँ कि अब जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सरिता का संयंत्र जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो कहकर वो रो पड़ा। सरिता चुप हो गई। वह बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। रमेश उसके साथ दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आ। सरिता ने माथे पर साड़ी साटी थोड़ी और पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। रमेश ने देखा, सरिता ने मांग भर रखी थी। वह उन्हें देखने लगा, मगर सरिता ने लोगों की परवाह न की। वह रमेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। फिर कुछ देर बाद सरिता का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पर रुकी, फिर चल पड़ी। सरिता को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसी मंजिल मायके नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके घर लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी रमेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, तो शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों धन्यवाद।